नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 29 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सूचना के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ही जानकारी प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो यहाँ पर हम सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं और अगर आप सूचना के अधिकार अधिनियम को पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं भी एज लिमिट की चर्चा नहीं की गई है। वहां पर कहा गया है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक सूचना के अधिकार के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं भी एज लिमिट की चर्चा नहीं की गई है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अनेकों जजमेंट में सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर पहला कथन ही गलत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपके लिए। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, रॉकी रोड फॉर आरटीआई एक्टिविस्ट्स इन बिहार। और यहाँ पर यह बताया गया है कि पिछले 11 वर्षों में बिहार में कम से कम 20 आरटीआई एक्टिविस्ट्स की हत्या की गई है और इन्हीं सभी का चर्चा यहाँ पर इस न्यूज में किया गया है और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के तहत एक व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 191 में इसको लेकर के चर्चा किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद को ग्रहण करता हो तो इस आधार पर उस व्यक्ति को विधानसभा से निष्कासित किया जा सकता है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति विकृत चित्त हो, यानी कि विकृत दिमाग का व्यक्ति हो, या फिर ऐसा उसे किसी न्यायालय के द्वारा घोषित किया जा चुका हो तो इस आधार पर भी उस व्यक्ति की सदस्यता विधानसभा से जा सकती है। इसके अलावा यदि वह अनुमोदित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, इस आधार पर भी उसकी सदस्यता वहां से जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि वह संसद के किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो इस आधार पर भी उसकी सदस्यता विधानसभा से जा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 191 में जो दूसरा भाग है वह यह कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा चुका है तो इस आधार पर भी उसे किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 191 में इसको लेकर के चर्चा किया गया है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वह विकृत दिमाग का है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो 4th पॉइंट है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है तो इस आधार पर भी उसकी सदस्यता विधानसभा से जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है और चौथा कथन है वह सही है। इसके अलावा जो पहला कथन है वो गलत है और तीसरा कथन जहां पे कहा जा रहा है कि यदि वह छुआछूत, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार और अभ्यास के लिए दंडित किया गया हो, ये कथन भी अनुच्छेद 191 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दूसरा और चौथा कथन सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है,
टेक ए कॉल ऑन रॉय एससीटेल स्पीकर। इस न्यूज में यह बताया गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को मुकुल रॉय के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला उनके पास लंबित है, उस पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पटाखों में उपयोग करने से प्रतिबंधित किए गए हैं? और यहां पर आपको 5 रसायनों के नाम दिए गए हैं, जिसमें शामिल है एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक और लेड। अगर हम उन रसायनों की बात करें जिसका उपयोग पटाखों में किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि पटाखों में अलग अलग कलर के लिए अलग अलग मेटल यूज किए जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर जो रसायन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पटाखों में यूज किए जाने वाले रसायन है, जिसमें चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल है, उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर में कैंसर फैला सकता है। उसी के अलावा अगर आप स्ट्रोंशियम और लिथियम की बात करें, जिसे कि पटाखों में रेड कलर को उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर बैरियम का जिक्र किया गया है, जो कि पटाखों में ऑरेंज कलर के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि इसका जो धुआं है वो भी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, इससे आपको सांस की बीमारियां हो सकती हैं। उसी तरीके से नाइट्रेट्स, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है पटाखों में, उसके कारण जो बच्चों का ग्रोथ है वो भी रुक सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे चारकोल हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, सल्फर हो, स्ट्रोंशियम हो, लिथियम हो, बैरियम हो या फिर नाइट्रेट्स हो, ये सारे के सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जितने भी रसायनों के नाम लिखे गए हैं, चाहे वो एंटीमनी है, लिथियम है, पारा है, आर्सेनिक है या फिर लेड है, वो सारे के सारे प्रतिबंधित रसायन हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट लैसेस आउट एट फायर क्रैकर फॉर्म्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति भारत के चुनाव आयोग के परामर्श से विधायिका के पीठासीन अधिकारी में निहित होती है। तो यहां पर बात हो रहा है दल बदल विरोधी कानून का। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज में आया है, जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून को डिटेल से समझाया गया है। अगर हम दल बदल कानून की बात करें, इस दल बदल कानून में मुख्य रूप से 3 परिस्थितियों की जिक्र किया गया है जिसके तहत कार्रवाई किया जा सकता है। यहां पर जो पहला स्थिति है वह यह है कि जब कोई सदस्य चुनी गई पार्टी की सदस्यता अपनी इच्छा से छोड़ता है या सदन में पार्टी की इच्छा के उलट वोट करता है, तो यहां पर ऐसी स्थिति में उसे अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है, अपनी सीट को खाली करना पड़ सकता है। यहां पर जो दूसरा स्थिति है वो यह है कि जब कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे अपनी सीट को छोड़ना पड़ता है, वहां से इस्तीफा देना पड़ता है। यहां पर जो तीसरी स्थिति है वह नॉमिनेटेड सांसद जुड़ा हुआ है, यानी कि मनोनीत सदस्य जुड़ा हुआ है। यहां पर कहा गया है कि अगर कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 महीने के भीतर अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो यहां पर उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अगर वह 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो यहां पर उसे अपनी सदस्यता को छोड़ना पड़ सकता है या फिर उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो यहां पर 3 स्थितियों की चर्चा की गई है, और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि दल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का फैसला करने का शक्ति विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। यानी कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का स्पीकर, अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का स्पीकर ही विधायकों की अयोग्यता को लेकर के फैसला कर सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के परामर्श से
विधायिका के पीठासीन अधिकारी में निहित होता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी चुनाव आयोग के परामर्श से ही अपना फैसला ले सकता है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से गलत बात कहा गया है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी परिस्थितियों में 6 महीने के भीतर अध्यक्ष द्वारा दल बदल विरोधी मामले का फैसला किया जाना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी तरह का फैसला जो है वह विधायिका के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही लिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फैसला लेने के लिए किसी भी समय सीमा को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। यानी कि पीठासीन अधिकारी अपनी मर्जी से कितना भी टाइम ले सकता है किसी भी सांसद या विधायक की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पीठासीन अधिकारी को 3 महीने के समय के अंदर दल बदल विरोधी मामलों के तहत फैसला लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उनके पास मामला पहुंचता है, यानी कि पीठासीन अधिकारी के पास मामला पहुंचता है, तो 3 महीने के अंदर उन्हें इस पर फैसला ले लेना चाहिए। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 6 महीने के भीतर अध्यक्ष के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पर फैसला लिया जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 महीने की बात कही गई थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता रहता है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जोजिला सुरंग के ऊपर। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जोजिला दर्रा 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पर स्थित है, और इसीलिए सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह जो हाईवे है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर्दियों में जोजिला दर्रा चूंकि बंद हो जाता था, और इसीलिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरीके से कट जाता था। और इसको देखते हुए यहाँ पर जो जोजिला सुरंग बनाया जा रहा है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यह है श्रीनगर कारगिल हाईवे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जिसे कि यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है, वहां पर जेड मोर टनल है जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर, और जिसके कारण कांगन वैली और सोनमर्ग के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो एरिया दिखाया गया है जिसे कि बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है वो है आपका जोजिला पास। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है जहाँ पर जोजिला पास है वह सर्दियों के दिनों में बंद हो जाता था, जिसके कारण श्रीनगर से जो कारगिल का जो रास्ता है वह भी पूरी तरीके से ठप पड़ जाता था। और यहाँ पर बालटाल से मीना मार्ग के बीच में यह टनल बनाया जा रहा है, और जिसके कारण बालटाल से मीना मार्ग की जो मौजूदा दूरी है जो कि 40 किलोमीटर है, वह इस टनल के कारण घट करके मात्र 13 किलोमीटर रह जाएगी, और जिसके कारण यात्रा करने में जो टाइम लगता था वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है, और इस मानचित्र से आप समझ सकते हैं कि आखिर में इस टनल को क्यों बनाया जा रहा है और कहां पर बनाया जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप लोग इनको जरूर पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।